हमें हर कोई कहता है कि आज के समय में सफल होना बहुत मुश्किल हो गया है। हर कोई यही ज्ञान बांट रहा है कि अरे इतना कंपटीशन हो गया है, 20 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, सफल तो सिर्फ 5 या 10 हजार ही होंगे, कितना कंपटीशन हो गया है। लेकिन सच्चाई क्या है मैं तुम्हें आज बताता हूँ। तुम अपने आसपास देखो, तुम्हारे जो पड़ोसी हैं, तुम्हारी मौसी के बेटे हैं या परिवार वाले हैं, या बुआ के बेटे और उनके परिवार वाले हैं, तुम उनके बारे में नोटिस करो वो दिन भर क्या करते हैं। वो सुबह उठते हैं और उठते ही फोन उठा लेते हैं, कुछ भी दूसरी चीज नहीं, बस फोन उठा लिया। फोन चलाते चलाते थक जाते हैं, जैसे कोई ज़ॉम्बी, जैसे पागल की तरह फोन चलाते रहते हैं। और जब फोन चलाते चलाते थक जाते हैं तो खाना खा लेते हैं, और जब खाना खा लेते हैं तो आलस आने लगता है, थोड़ा फोन चलाकर फिर सो जाते हैं, सोते सोते थक जाते हैं तो फिर उठते हैं और उठते ही वापस फोन उठा लेते हैं। वही शॉर्ट स्क्रॉल करना, वही फोन चलाना, और ये साइकिल चलता रहता है। ये एक दिन की बात नहीं है, ये हर दिन का रूटीन बन गया है। अब ये बताओ कि कंपटीशन कहाँ है? असल में तो आज के समय में सफल होना बहुत आसान है, कोई मेहनत ही नहीं कर रहा है। तुम्हें उनसे आगे निकलने के लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तुम फोन नीचे रख दो, तुम 90% लोगों से आगे निकल जाओगे। तुम सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दो, तुम 99% लोगों से आगे निकल जाओगे। तो कंपटीशन कहाँ गया? तुम तो पहले ही सफल हो चुके हो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम भी उनमें शामिल हो गए हैं, वही ज़ॉम्बी हम भी बन चुके हैं। अपनी लाइफ में आकर देखो, झांको, क्या कर रहे हो? अब बात आती है कि कैसे इस ज़ॉम्बी लाइफ से बाहर निकला जाए, कैसे ये फोन चलाने वाली जो जिंदगी है उसे पीछे छोड़ा जाए और पागल बनने से बचा जाए। तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। उससे पहले सब्सक्राइब कर लो, तुम कहानी में खो जाओगे। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। रामू 20 साल का नौजवान था, गांव के स्कूल से पढ़ाई पूरी की थी। परिवार ने सोचा था कि ये लड़का पढ़ लिख कर घर की हालत बदल देगा, लेकिन सच ये था कि पढ़ाई के बाद भी उसे कोई नौकरी नहीं मिली। हर दिन वही सवाल सामने खड़ा हो जाता, अब क्या करूं? गांव में हर कोई ताने मारता, अरे पढ़ाई लिखाई सब फालतू गया, माँ बाप ने खर्चा किया और लड़के को देखो घर पर बैठा है। रामू चुप रहता क्योंकि उसके पास जवाब ही नहीं था। घर की हालत भी अच्छी नहीं थी और पैदावार इतनी नहीं होती थी कि सबका पेट भर सके। माँ गांव में लोगों के घर जाकर बर्तन मांजती और रामू सुबह उठता, कुछ अखबार में नौकरी के विज्ञापन ढूंढता, गांव के आसपास इधर उधर भटकता और शाम को थका हारा खाली हाथ लौट आता। उसकी जेब अक्सर खाली होती, लेकिन सवालों से जेब हमेशा भरी रहती थी। क्या सच में जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी? क्या मेरी मेहनत किसी काम नहीं आई? क्या किस्मत ही सब कुछ तय करती है? रात को जब वो घर की टूटी खटिया पर लेटता, माँ के दबे स्वर में रोने की आवाज उसके कानों में पड़ती। पिता चुपचाप खाट के एक कोने में पड़े रहते, जैसे हार मान चुके हो, और छत से टपकती पानी की बूंदें जैसे हर पल उसे याद दिलाती, तेरी जिंदगी भी छेदों से भरी है। रामू कई बार बिना खाए सो गया, कई बार दोस्तों से पैसे उधार मांगे, कई बार रिश्तेदारों के तानों को झेला। हर बार उसे लगा मैं किसी काम का नहीं हूँ। लेकिन उस रात जब नींद नहीं आ रही थी, उसके भीतर कुछ बदलने लगा। रामू उठ बैठा और खुद से बोला, नौकरी नहीं तो क्या, मेहनत तो मेरे हाथ में है। लोग कहते हैं कंपटीशन बहुत है, लेकिन कंपटीशन कहाँ है? मैंने अपने ही आसपास देखा है, लोग मेहनत ही नहीं कर रहे, सब सो रहे हैं और मैं जाग रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा भी एक्स्ट्रा मेहनत कर लूँ तो उनसे आगे निकल सकता हूँ। उसकी आंखों में एक चमक आई। पहली बार उसे लगा कि शायद हालात बदल सकते हैं। सुबह होते ही उसने ठान लिया कि अब गांव में नहीं रुकना है। उसके पास बस 200 रुपए थे, लेकिन उसने शहर जाने का फैसला कर लिया। माँ ने रोका, बोली, बेटा इतने बड़े शहर में कैसे रहोगे, कौन संभालेगा तुम्हें? रामू ने सिर झुकाकर जवाब दिया, अम्मा अगर अब नहीं निकला तो सारी उम्र यही गलियों में सड़ जाऊंगा, कोशिश करनी ही पड़ेगी। पिता ने कुछ नहीं कहा, बस जाते जाते उसके हाथ पर हाथ रख दिया। उस हाथ की पकड़ में मजबूरी भी थी और आशीर्वाद भी। शहर की बस में बैठते हुए रामू के दिल में डर भी था और उम्मीद भी। शहर की चकाचौंध आंखों को चुभ रही थी, चारों ओर भागती गाड़ियां, ऊंची इमारतें, हजारों लोग। पर रामू के लिए ये सब नया था। वो इधर उधर भटकता रहा, काम की तलाश शुरू की। किसी ने कहा अनुभव चाहिए, किसी ने कहा जगह नहीं है, किसी ने कहा भाई साहब पहले पैसे लगाओ फिर काम मिलेगा। रामू को पहली बार समझ आया कि नौकरी की तलाश कितनी कठिन है। जेब में बचे पैसों से उसने सस्ता सा खाना खरीदा और स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रात गुजारी। भीड़ में भी वो अकेला था। रात को नींद नहीं आई, चारों तरफ लोग थे, कोई गाना गा रहा था, कोई झगड़ रहा था, कोई भीख मांग रहा था, लेकिन उसके भीतर सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, क्या सच में मैं नाकाम हूँ? दूसरा दिन, कड़वी हकीकत। सुबह उठकर उसने फिर काम ढूंढा। इस बार होटल ढाबों में भी गया। कई जगहों पर लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, तू काम करेगा, तेरे हाथ तो नरम है, अरे जा भाई यहाँ पहले से ही भीड़ है। हर जगह इनकार। लेकिन इस इनकारों के बीच रामू ने एक चीज नोटिस की, यहाँ ज्यादातर लोग कोशिश ही नहीं कर रहे। बहुत से नौजवान जिनकी हालत उसकी तरह ही थी, उन्होंने हार मान ली थी।
कोई दारू में डूब चुका था, कोई गुटखा चबा रहा था, कोई सड़कों पर सोते सोते दिन काट रहा था। रामू के भीतर गुस्सा आया। उसने खुद से कहा, ये लोग कंपटीशन नहीं है। अगर मैं लगातार कोशिश करता रहा तो मैं इन सबसे आगे निकल सकता हूँ। रात को फिर वही प्लेटफॉर्म, वही ठंडी जमीन, वही अकेलापन। लेकिन इस बार उसके साथ एक अजीब घटना हुई। उसके पास बैठा एक बूढ़ा आदमी चुपचाप उसे देख रहा था। मैले कपड़े, झुर्रियों से भरा चेहरा, आंखों में गहराई। रामू ने सोचा ये कोई भिखारी होगा, लेकिन अचानक बूढ़ा बोला, काम ढूंढ रहा है ना? रामू चौंक गया। उसने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। बूढ़ा हंस पड़ा। काम सब ढूंढते हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि तू काम के पीछे भागेगा या काम तुझे ढूंढेगा? रामू समझा नहीं। उसने पूछा, आपका मतलब? बूढ़ा आगे झुककर बोला, तू गलत जगह तलाश रहा है। दफ्तरों, होटलों, दुकानों में नहीं मिलेगा तुझे रास्ता। जिंदगी बदलनी है तो भीड़ से अलग चलना होगा। रामू का दिमाग घूम गया। ये कौन था और इसे कैसे पता कि मैं तलाश में हूँ? उसने फिर पूछना चाहा, लेकिन बूढ़ा उठकर भीड़ में गायब हो गया। रामू देर तक खाली प्लेटफॉर्म को घूरता रहा। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, भीड़ से अलग चलना होगा, लेकिन कैसे? रामू पूरी रात सो नहीं पाया। प्लेटफॉर्म की ठंडी जमीन पर लेटा वो बार बार उसी बूढ़े की बातें याद करता रहा। भीड़ से अलग चलना होगा, ये शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। सुबह की हल्की रोशनी आई। लोग फिर से भागदौड़ में लग गए, लेकिन रामू वहीं बैठा सोचता रहा, भीड़ से अलग कैसे चलूं? मेरे पास न पैसे हैं, न पहचान। मैं कौन सा नया रास्ता निकालूंगा? वो खड़ा हुआ और शहर की गलियों में निकल पड़ा। जेब में बस 40 रुपए बचे थे। भूख लगी थी, लेकिन उसने सोचा, खाना बाद में, पहले रास्ता ढूंढता हूँ। रामू ने पूरे दिन अलग अलग जगह चक्कर लगाए। किसी ने चाय बनाने का काम ऑफर किया, लेकिन इतनी कम मजदूरी की गुजारा ही मुश्किल था। कहीं सफाई का काम मिला, लेकिन वहां पहले से ही दर्जनों लोग लाइन में लगे थे। उसका दिमाग घूम रहा था। वो समझ रहा था कि बूढ़ा सही कह गया, भीड़ यही कर रही है, सब वही ढूंढ रहे हैं जो सामने दिख रहा है। लेकिन ये सोचकर भी डर लग रहा था, अगर मैं भीड़ से अलग चलूं तो जाऊं कहां? शाम तक थककर वो एक पुरानी किताबों की दुकान के पास बैठ गया। तभी उसकी नजर गई, धूल से भरी पुरानी किताबों का ढेर पड़ा था। उनमें से एक किताब हवा से पलटती हुई जमीन पर आ गिरी। रामू ने उठाई। उस पर लिखा था, सफलता उन्हीं को मिलती है जो बाकी सबकी नींद के वक्त जागते हैं। ये लाइन पढ़ते ही उसे अपने ही शब्द याद आए, लोग सो रहे हैं और मैं जाग रहा हूँ। रामू की आंखों में चमक लौटी। उसने सोचा, तो अगर सच में मुझे भीड़ से अलग जाना है तो मुझे वो करना होगा जो कोई नहीं कर रहा। रामू ने अगले दिन से फैसला किया कि अब वो सुबह 4 बजे उठेगा और शहर की गलियों में काम ढूंढेगा। उस वक्त लोग सो रहे होते थे। पहली सुबह जब सारा शहर सो रहा था, रामू उठकर निकला। सड़कों पर सन्नाटा था। तभी उसने देखा, दूध वालों की गाड़ियां जा रही थीं, अखबार बांटने वाले लड़के दौड़ रहे थे। रामू ने उनमें से एक अखबार वाले से बात की, भाई मैं भी अखबार बांट दूं क्या? लड़का हंस पड़ा, क्यों नहीं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह 4 बजे से निकलना होगा। रामू बोला, मैं तैयार हूँ। और वहीं से उसकी नई शुरुआत हुई। अब रामू सुबह सुबह अखबार बांटने लगा। बदले में रोज थोड़े पैसे मिलने लगे। इतने पैसे तो नहीं कि ऐश हो सके, लेकिन इतना जरूर कि भूखा ना सोना पड़े। लेकिन दिन तो फिर खाली जाता था। रामू ने सोचा, अगर दिन भी बर्बाद कर दूंगा तो ये भीड़ जैसी जिंदगी होगी, मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। तो दिन में वो अलग अलग जगह छोटे मोटे काम ढूंढने लगा। किसी दुकान पर सामान उतारने में मदद कर दी, कहीं चाय ढो दी, कहीं सफाई कर दी। धीरे धीरे उसने समझा, काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। लेकिन लोग तो बात करेंगे ही। प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, देखो पढ़ा लिखा होकर अखबार बांट रहा है, इससे अच्छा तो खेत में ही रह जाता। रामू सुनता, लेकिन जवाब नहीं देता। भीतर ही भीतर सोचता, तुम सब कल सुबह सो रहे होगे और मैं काम कर रहा हूँगा। फर्क यहीं से शुरू होगा। एक दिन जब वो अखबार बांट रहा था, उसकी नजर गई कि एक बंगले के दरवाजे पर वही बूढ़ा बैठा है जिससे उसकी मुलाकात स्टेशन पर हुई थी। रामू का दिल तेज धड़कने लगा। वो तुरंत उसके पास पहुंचा और बोला, आप यहाँ? बूढ़ा मुस्कुराया, मैंने कहा था ना, भीड़ से अलग चलना होगा, देख तूने कदम बढ़ा दिया। रामू हैरान रह गया, आपको कैसे पता चला कि मैं अखबार बांट रहा हूँ? बूढ़ा बोला, बेटा मैं तुझे देख रहा था जब तू प्लेटफॉर्म पर रो रहा था, जब तू भूखा था, सब देखा। लेकिन असली बात यह है, तेरे अंदर अभी भी आग है और वही आग तुझे आगे ले जाएगी। रामू की आंखें भर आईं। उसने पूछा, लेकिन कैसे? मैं अभी भी तो बस अखबार बांट रहा हूँ। बूढ़ा धीरे से बोला, अखबार बांटना काम नहीं, एक रास्ता है। तू हर सुबह दर्जनों घरों के दरवाजे पर दस्तक देता है। क्या तूने सोचा है कि इस दरवाजे के पीछे तेरा भविष्य भी हो सकता है? रामू ठिठक गया। ये लाइन सीधी उसके दिल पर लगी। उस रात रामू ने प्लेटफॉर्म पर लेटकर सोचा, सही तो कह रहा है बूढ़ा, मैं रोज इतने घरों में अखबार डालता हूँ,
इनमें से कितने लोग होंगे जो मुझे देख भी नहीं पाते, लेकिन अगर मैं इन्हें पहचान लूं, इनसे सीख लूं, तो शायद यही मेरे लिए नया दरवाजा खोले। उसके दिमाग में कई ख्याल उमड़ने लगे। शायद किसी के घर में मुझे और काम मिल जाए, शायद कोई मुझे आगे बढ़ने का मौका दे, या शायद यही मेरा पहला असली नेटवर्क है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। पहली बार उसे लगा कि उसकी जिंदगी दिशा पकड़ रही है। लेकिन उसी वक्त उसके कानों में वही फुसफुसाहट गूंजी जो उसने पहली रात खेत में सुनी थी। ये तुम्हारे लिए नहीं है। रामू ने चौंक कर चारों ओर देखा। प्लेटफॉर्म पर वही शोर, वही लोग, कोई नहीं था। लेकिन उसके दिल में सिहरन दौड़ गई। रामू अब रोज अखबार बांटते समय अलग नजर से लोगों को देखने लगा। पहले वो बस अखबार डालकर आगे बढ़ जाता था, लेकिन अब वो हर दरवाजे, हर खिड़की और हर आंगन को गौर से देखने लगा। कभी किसी घर से सुबह सुबह हंसी की आवाज आती, तो कभी किसी घर से बहस की। कहीं महंगी गाड़ी खड़ी होती, तो कहीं टूटे फूटे जूते दरवाजे पर रखे रहते। उसके मन में ख्याल आया, हर दरवाजे की अपनी कहानी है और शायद इन्हीं कहानियों में उसका रास्ता छुपा है। एक बड़े से बंगले में वो रोज अखबार डालता था। वहां अक्सर महंगी कारें आती जाती थीं। एक सुबह दरवाजा खुला तो अंदर से एक आदमी निकला, साफ सुथरे कपड़े, हाथ में लैपटॉप बैग और चेहरे पर गजब का तेज। रामू ने झट से सलाम किया। आदमी ने देखा और मुस्कुराकर बोला, अरे बेटा, तुम रोज अखबार डालते हो ना? रामू ने हाँ में सिर हिलाया। आदमी ने जेब से 50 का नोट निकाल कर दिया और बोला, मेहनत कर रहे हो, अच्छा लगता है, इसी तरह लगे रहो। नोट तो रामू ने ले लिया, लेकिन उसके मन में सवाल गूंजता रहा। एक और घर था जहां एक आंटी अक्सर सुबह गमले में पानी डालती मिलती। रामू रोज उन्हें नमस्ते करता। धीरे धीरे आंटी को उस पर भरोसा होने लगा। एक दिन उन्होंने पुकारा, बेटा तुम इतने सुबह क्यों निकल जाते हो? रामू ने सच सच बता दिया, आंटी गांव से आया हूँ, नौकरी ढूंढ रहा हूँ, फिलहाल अखबार बांटकर पेट भर रहा हूँ। आंटी की आंखों में सहानुभूति झलकने लगी। उन्होंने कहा, अगर चाहो तो दोपहर में मेरे घर आकर थोड़ी सफाई कर दिया करो, बदले में कुछ पैसे दे दूंगी। रामू ने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन प्लेटफॉर्म वाले फिर हंसने लगे। कोई कहता, देखो अखबार वाला अब झाड़ू पोंछा करेगा। कोई ताना मारता, यही हाल होना था। रामू चुप रहा। उसके दिमाग में बस एक ही लाइन घूम रही थी, भीड़ हंसती रहे, मुझे अपने रास्ते चलना है। एक शाम जब रामू अखबार की बोरियां बांध रहा था, वही बूढ़ा फिर आया। उसने पूछा, तो कैसा चल रहा है? रामू ने थोड़ा गर्व से कहा, अब दो काम कर रहा हूँ, पेट भर लेता हूँ। बूढ़ा हल्के से हंसा और बोला, पेट भरना ही मंजिल है क्या? रामू चौंक गया। तो और क्या करूं? बूढ़ा बोला, तेरे पास हर रोज सैकड़ों घरों तक पहुंचने का मौका है। ये अखबार सिर्फ कागज नहीं है, ये तेरा दरवाजा है। सोच, अगर तू इन्हें पढ़े, समझे और कुछ नया सोचे, तो ये अखबार तुझे भी अखबार में पहुंचा सकता है। रामू की आंखें फैल गईं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आया, अखबार में मेरा नाम। लेकिन उसी रात जब वो प्लेटफॉर्म पर सोने लेटा, वही अजीब फुसफुसाहट फिर गूंजी, तुम्हारा नाम किसी अखबार में नहीं छपेगा, तुम वही करोगे जो सब करते हैं। रामू का पूरा शरीर कांप गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके मन में सवाल उठा, क्या ये मेरी सोच है या सच में कोई मुझे रोक रहा है? उसकी नींद उचट गई। सुबह तक वो इसी सवाल में उलझा रहा, क्या वाकई मैं कुछ कर सकता हूँ या ये बस एक धोखा है? अगले ही दिन रामू ने ठान लिया, अगर मुझे अखबार ने मौका दिया है तो मैं इसका फायदा उठाऊंगा। उसने पढ़ाई का शौक फिर से जगाया। हर सुबह बांटने से पहले वो कुछ अखबार अपने पास रोक लेता और खाली समय में पढ़ता। धीरे धीरे उसे शहर की खबरें, राजनीति और कारोबार समझ में आने लगा। उसके मन में आग लगी, अगर मैं मेहनत करूं तो मैं भी इन अखबारों में जगह बना सकता हूं। लेकिन जैसे ही ये आग जलनी शुरू हुई, वैसे ही उसके सामने एक और मुश्किल खड़ी हो गई। प्लेटफॉर्म पर रहने वाले कुछ गुंडे जो छोटे मोटे चोरी झपटमारी करते थे, अब रामू से जलने लगे। कोई कह रहा था, बहुत ईमानदारी दिखा रहा है अखबार वाला। दूसरा बोला, देखो एक दिन इसे सबक सिखाना पड़ेगा। रामू को अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले दिनों में वही गुंडे उसकी जिंदगी में तूफान लाने वाले हैं। रामू की जिंदगी अब धीरे धीरे बदल रही थी। सुबह सुबह अखबार बांटना, दोपहर में आंटी के घर काम करना और रात को फटे पुराने अखबारों से पढ़ाई करना, यही उसका रूटीन बन गया था। पहले वो बस पेट भरने के लिए मेहनत करता था, लेकिन अब उसके दिल में एक आग जल चुकी थी। वो चाहता था कि उसका नाम भी किसी दिन उन्हीं अखबारों में छपे जिन्हें वो रोज लोगों के दरवाजों तक पहुंचाता है। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पर वो रातें गुजारता था, वहां कुछ लोग उसकी इस मेहनत से चिढ़ने लगे थे। ये वही लोग थे जो दिन भर या तो ताश खेलते थे या छोटे मोटे झपटमारी और चोरी में लगे रहते थे। उनके लिए रामू की ईमानदारी और लगातार बढ़ती लगन एक तरह का अपमान बन गई थी।
एक रात जब रामू थक कर प्लेटफॉर्म पर लौटा तो उसने देखा कि उसकी चटाई और थैली को किसी ने फेंक दिया है। उसके कपड़े बिखरे पड़े थे। वो समझ गया कि ये उसी टोल का काम है। उसने चुपचाप अपनी चीजें समेटी और कोने में जाकर बैठ गया। तभी एक लंबा सा लड़का जिसका नाम राजू था आगे आया और बोला, बहुत इज्जतदार बनने चला है, अखबार वाला बड़ा आदमी बन जाएगा क्या? यहाँ रहने का शौक है तो हमारे जैसा बनकर रह, वरना कहीं और चला जा। रामू के अंदर गुस्सा उबाल मार रहा था, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसके कानों में वही बूढ़े की आवाज गूंज रही थी, भीड़ हंसती रहे, तुझे अपने रास्ते चलना है। उसने चुपचाप सब सह लिया, लेकिन यही चुप्पी उन गुंडों को और उकसाने लगी। अब वो लोग जानबूझकर रामू के सामने ऊंची आवाज में कहते, देखो ये लड़का बहुत होशियार है, अखबार पढ़ता है, कल को नेता बनेगा शायद। सब हंसते और तालियां बजाते। रामू भीतर से जलता लेकिन बाहर से चुप रहता। एक दिन हालत और बिगड़ गई। दोपहर में जब वो आंटी के घर सफाई करके लौट रहा था तो प्लेटफॉर्म के उसी टोल ने उसे रोक लिया। राजू ने उसकी झोली में से अखबार निकाला और जमीन पर फेंक दिया। बहुत पढ़ाई करने का शौक है ना, ले पढ़, यही तेरी किताबें हैं। बाकी लड़के भी हंसने लगे। रामू ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं बल्कि चुनौती थी। उसने झुककर अखबार उठाया और कहा, तुम्हें हंसना है तो हंसो, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा। एक दिन तुम सब देखोगे कि ये अखबार मुझे कहाँ ले जाते हैं। राजू तिलमिला गया। उसने रामू को धक्का दिया और बोला, बहुत जुबान चलाने लगा है, आज सबक सिखाएंगे। उस रात प्लेटफॉर्म पर हालात बिगड़ गए। राजू और उसके दो साथी रामू के पास आए। उन्होंने उसे पकड़कर अंधेरे कोने में खींच लिया। एक ने उसके हाथ से अखबारों का गट्ठर छीन लिया और फाड़ने लगा। दूसरा बोला, अब दिखा अखबार की ताकत, और उसे मुक्का मार दिया। रामू गिर पड़ा। रामू ने दर्द सहते हुए कहा, मार लो जितना मारना है, लेकिन मेरी मेहनत नहीं रोक पाओगे। तभी अचानक वही बूढ़ा फिर वहां आ गया। उसकी आवाज गूंजी, रुको। सब ठिठक गए। बूढ़े की आंखों में अजीब सा तेज था। उसने राजू को घूरते हुए कहा, अगर इस लड़के को हाथ लगाया तो अंजाम बुरा होगा। राजू और उसके साथी हंस पड़े। बूढ़े, तू हमें डराएगा? लेकिन पता नहीं क्यों वो लोग धीरे धीरे पीछे हट गए। शायद उस बूढ़े की आंखों में सचमुच कुछ ऐसा था जिससे उनका हौसला पिघल गया। रामू हैरान था। उसने बूढ़े से पूछा, आप बार बार मेरी मदद क्यों करते हैं? आप है कौन? बूढ़ा रहस्यमयी अंदाज में बोला, अभी वक्त नहीं आया सच बताने का, तू बस मेहनत करता रहे, एक दिन समझ जाएगा। इतना कहकर वो चला गया। रामू अब और भी उलझन में था। उसके मन में सवालों का तूफान था। ये बूढ़ा आखिर है कौन? क्यों बार बार ठीक उसी वक्त आ जाता है जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत होती है? लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं था। अगले ही दिन आंटी ने उसे बुलाया और कहा, रामू बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक और काम ढूंढा है। मेरे जान पहचान वाले एक दफ्तर में सफाई का काम है, चाहो तो वहां कर लो, तनख्वाह भी मिलेगी। रामू की आंखों में चमक आ गई। ये उसके लिए बड़ा मौका था। अब वो अखबार और सफाई के साथ दफ्तर का काम भी कर सकता था। वो राजी हो गया। पहली बार जब वो दफ्तर पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहाँ कंप्यूटर थे, फाइलें थी, लोग कुर्ता पजामा या पैंट शर्ट पहनकर काम कर रहे थे। रामू ने सोचा, एक दिन मैं भी यहाँ बैठकर काम करूंगा, सफाई करने वाला नहीं बल्कि अफसर बनकर। धीरे धीरे उसने दफ्तर के कामकाज को समझना शुरू कर दिया। जब लोग काम के बाद चले जाते तो वो चुपके से उनकी छोड़ी हुई फाइलें पढ़ने की कोशिश करता। उसकी आंखें हर पन्ने को ऐसे पढ़ती जैसे भूखा इंसान खाना खा रहा हो। लेकिन परेशानी यही खत्म नहीं हुई। प्लेटफॉर्म वाले गुंडे अब और गुस्से में थे। उन्हें लगता था कि रामू अब उनकी दुनिया से निकलकर और ऊपर जा रहा है। एक रात राजू ने अपने साथियों से कहा, ये लड़का अगर ऐसे ही चलता रहा तो कल को हमें पहचानना भी छोड़ देगा। इससे पहले कि बड़ा आदमी बने, रामू को अंदाजा भी नहीं था कि उसके खिलाफ साजिश तैयार हो रही है। एक रात जब वो दफ्तर से लौट रहा था तो रास्ते में अचानक 3 परछाइयां उसके सामने आ खड़ी हुई। वही राजू और उसके साथी। राजू ने कहा, बहुत उड़ रहा है ना अखबार वाला, आज तुझे ऐसा सबक देंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। रामू पीछे हटने लगा, लेकिन तभी अंधेरे से फिर वही आवाज आई, भागना मत, सामना कर। रामू चौंका। यह आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई। उसने मुट्ठियां कस ली। राजू आगे बढ़ा, लेकिन इस बार रामू ने हाथ पकड़कर जोर से झटका दिया। राजू लड़खड़ा गया। उसके साथी हैरान रह गए। उन्होंने सोचा था रामू डर जाएगा, लेकिन इस बार उसके अंदर कुछ और ही ताकत थी। लड़ाई शुरू हो गई। मुक्के धक्के लाते तीनों ने मिलकर रामू को गिराने की कोशिश की, लेकिन रामू के अंदर जैसे किसी ने आग भर दी थी। उसने पूरे जोश से मुकाबला किया। आखिरकार राजू का माथा फूट गया और खून बहने लगा। बाकी दोनों घबरा गए और उसे खींच कर ले भागे। रामू हाफ रहा था। उसके शरीर पर चोटें थी, लेकिन उसके दिल में डर की जगह एक अजीब सा आत्मविश्वास भर गया था। उसने सोचा तो शायद यही उस आवाज का मतलब था, अगर मैं भागता रहूंगा तो हमेशा दबा रहूंगा, लेकिन अगर सामना करूंगा तो धीरे धीरे सब मुझे रास्ता देंगे। उस रात प्लेटफॉर्म पर कोई उसे छेड़ने नहीं आया। सब चुपचाप उसे देख रहे थे, जैसे वो अब पहले वाला अखबार वाला नहीं रहा। लेकिन रामू को पता नहीं था कि ये तो बस शुरुआत है, असली मुश्किलें अभी आने वाली थी। रामू की जिंदगी अब एक नई पटरी पर चल रही थी।
अखबार बांटना उसकी आदत बन चुका था। आंटी के घर काम करना उसकी मजबूरी और दफ्तर में सफाई करना उसका सपना देखने का जरिया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके अंदर आया था। अब वो डरता नहीं था। प्लेटफॉर्म के गुंडों से उसकी भिड़ंत ने उसे अंदर से मजबूत बना दिया था। उसके भीतर ये भरोसा बैठ गया था कि अगर वो मेहनत करता रहा और हिम्मत नहीं हारा तो एक दिन वो वहीं पहुंचेगा जहां आज सिर्फ सपने में पहुंचता है। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। दफ्तर में काम करते करते रामू ने महसूस किया कि यहाँ की दुनिया प्लेटफॉर्म से बिल्कुल अलग है। यहाँ लोग सूट बूट पहनकर बातें करते, मीटिंग्स होती, कागजों पर साइन होते और कंप्यूटर स्क्रीन पर फैसले लिए जाते। रामू सफाई करते करते सबको देखता और मन ही मन सोचता, अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो शायद यही काम मैं भी कर सकता था। वो चुपके चुपके फाइलें पढ़ने लगा। शुरू में उसे बहुत कुछ समझ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे शब्द उसके दोस्त बनने लगे। उसे अखबारों में पढ़ी बातें अब इन फाइलों में भी नजर आने लगी। उसका दिमाग तेजी से चीजों को जोड़ने लगा। लेकिन जहां अच्छे लोग थे वहीं कुछ ऐसे भी थे जिन्हें रामू का ये शौक पसंद नहीं आया। दफ्तर का एक पियोन जिसका नाम रमेश था, अक्सर रामू को देख लेता कि वो फाइलों में झांक रहा है। रमेश को लगता था कि रामू उसकी इज्जत छीन लेगा। उसने सोचना शुरू कर दिया, ये लड़का ज्यादा ही होशियार बन रहा है, कल को सफाई से सीधा क्लर्क न बन जाए। एक दिन रमेश ने गुस्से में मैनेजर से कह दिया, साहब ये नया लड़का काम में ध्यान नहीं देता, दिन भर इधर उधर झांकता रहता है। मैनेजर ने उसी वक्त रामू को बुलाया। रामू, लोग शिकायत कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ सफाई का काम करना है, पढ़ने लिखने का नहीं, समझे? रामू का दिल टूट गया। उसे लगा कि मेहनत करने की चाहत भी यहाँ गुनाह है। उसने चुपचाप सिर झुका लिया और अपने काम में लग गया। लेकिन अंदर से उसने कसम खाई, मैं इन्हें साबित करके दिखाऊंगा कि सफाई करने वाला भी आगे बढ़ सकता है। उस रात जब वो प्लेटफॉर्म पर लौटा तो उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन तभी वही बूढ़ा फिर प्रकट हुआ। इस बार उसने रामू को रोते हुए देख लिया। क्यों रो रहा है? रामू ने सब बता दिया। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, अरे पगले, रोने से रास्ते नहीं बदलते। याद रख, जिनके पास हिम्मत होती है उनके खिलाफ सबसे ज्यादा आवाजें उठती हैं। रामू ने सिर उठाया। उसकी आंखों में चमक लौट आई। उसने ठान लिया, चाहे लोग कुछ भी कहें, अब वो पीछे नहीं हटेगा। अगले कुछ हफ्तों में रामू ने एक नई आदत डाल ली। रात को जब प्लेटफॉर्म खाली हो जाता तो वो अखबारों से शब्द कॉपी करके लिखने की प्रैक्टिस करता। उसे पढ़ना आता था लेकिन लिखना बहुत मुश्किल था। बार बार गलतियां होती, अक्षर टेढ़े मेढ़े बनते, लेकिन वो हार नहीं मानता। धीरे धीरे उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास आ गया। अब वो दफ्तर में जब फाइलें देखता तो खुद से कहता, एक दिन मैं भी ऐसे दस्तखत करूंगा जिनसे फैसले बदलेंगे। लेकिन किस्मत ने फिर उसकी परीक्षा ली। एक दिन दफ्तर में अचानक एक बड़ी मीटिंग थी। सभी अफसर आए हुए थे। किसी ने गलती से एक अहम फाइल गुम कर दी। हड़कंप मच गया। सब परेशान थे। उसी वक्त रामू सफाई कर रहा था। उसने देखा कि वही फाइल डस्टबिन में पड़ी है। शायद किसी ने गलती से फेंक दी थी। रामू ने फाइल उठाई और मैनेजर को दी। पहले तो मैनेजर ने झिड़क दिया, तुझे किसने कहा इन फाइलों में हाथ लगाने को? लेकिन जैसे ही उसने फाइल खोली और देखा कि वही गुम हुई रिपोर्ट है, सब चौंक गए। अफसरों ने राहत की सांस ली। मैनेजर ने मजबूरी में मुस्कुराकर कहा, अच्छा किया रामू, वरना बड़ी मुसीबत हो जाती। रामू खुश हुआ, लेकिन अंदर से उसे चोट लगी। उससे लगा कि मैंने इतना बड़ा काम किया, फिर भी मुझे बस एक अच्छा किया कहकर टाल दिया गया। लेकिन असली मोड़ तो उस शाम आया। मीटिंग खत्म होने के बाद एक अफसर बाहर आया और रामू को बुलाकर बोला, बेटा तुम बहुत होशियार लगते हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो? रामू ने झिझकते हुए कहा, साहब पढ़ाई तो छोड़ दी थी, लेकिन अब फिर से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अफसर ने उसकी आंखों में चमक देखी और कहा, अगर सचमुच पढ़ाई करना चाहते हो तो मेरे पास शाम को आ जाना, मैं तुम्हें कुछ किताबें दूंगा। रामू के लिए यह सपना सच होने जैसा था। किताबें, वही चीज जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। उस रात उसने प्लेटफॉर्म पर सबको बताया नहीं। चुपचाप खुद से वादा किया कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन किस्मत फिर मुस्कुराई नहीं। उसी रात जब वो प्लेटफॉर्म पे लौटा तो देखा कि उसकी थैली और उसमें रखे सारे पुराने अखबार गायब थे। राजू और उसके साथी हंसते हुए कह रहे थे, अब कर ले पढ़ाई, किताबें कहाँ से लाएगा? रामू का दिल टूट गया। उसने सोचा, हर बार जब मैं आगे बढ़ने लगता हूँ कोई मुझे खींचकर पीछे क्यों कर देता है? वो जमीन पर बैठ गया सर पकड़कर। उसी वक्त फिर वही बूढ़ा आया। इस बार उसकी आवाज पहले से भारी थी, रामू रुकना मत, ये सब तुझे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन याद रख, हीरा सिर्फ आग में तपकर हीरा बनता है। रामू ने बूढ़े की आंखों में देखा। पहली बार उसे लगा कि ये बूढ़ा कोई साधारण इंसान नहीं है। उसकी आंखों में जैसे सब कुछ देखने की ताकत थी। रामू ने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, ठीक है, अगर सब मुझे तोड़ना चाहते हैं तो मैं खुद को और मजबूत बनाऊंगा, चाहे जो हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। उस रात उसकी नींद नहीं लगी।
और तब पूरी दुनिया देखेगी कि प्लेटफॉर्म पे सोने वाला भी बड़ा आदमी बन सकता है। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में उसे पहली बार ऐसा इम्तिहान मिलने वाला है जिसमें सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का सवाल होगा। रामू की जिंदगी अब और तेज रफ्तार पकड़ चुकी थी। प्लेटफॉर्म पर सोने वाला वो लड़का अब किताबों की तलाश में था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो भूख से लड़ते हुए भी सपनों को जिंदा रखती है। दफ्तर वाले अफसर ने सचमुच उसे बुलाया। शाम को जैसे ही सब घर जाने लगे, रामू चुपचाप बाहर खड़ा रहा। अफसर गाड़ी तक पहुंचे तो बोले, आओ बेटा साथ चलो। रामू डरते डरते गाड़ी में बैठ गया। पहली बार उसे गाड़ी की सीट पर बैठने का मौका मिला था। उसका मन तो जैसे किसी और दुनिया में पहुंच गया। रास्ते भर खिड़की से बाहर झांकता रहा। अफसर उसे अपने घर ले गए। बड़ी सी अलमारी खोली और कुछ पुरानी किताबें निकाली। ये लो बेटा, ये तुम्हारे काम आएंगी। ध्यान रखना, ये किताबें बहुत कीमती हैं। रामू ने किताबों को ऐसे पकड़ा जैसे कोई मां अपने बच्चे को पकड़ती है। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने सिर झुकाकर कहा, साहब मैं इन्हें कभी गंदा नहीं करूंगा। उस रात रामू प्लेटफॉर्म पर लौटा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। वो किताबों को अपनी छाती से लगाकर सोया। भूख, ठंड, शोर सब गायब हो गया। अब बस उसके सपने और किताबें थी। लेकिन किस्मत फिर उसे आसानी से खुश रहने कहाँ देती। दूसरे ही दिन राजू और उसके साथी फिर आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि रामू थैली में कुछ छुपा रहा है। ओहो, अब तो महाराज के पास किताबें भी आ गईं। जरा हमें भी तो दिखाओ ये खजाना। रामू घबरा गया। उसे डर था कि कहीं ये लोग किताबें भी छीन न लें। उसने भागने की कोशिश की लेकिन तीनों ने उसे पकड़ लिया। थैली खींचकर किताबें बाहर निकाल ली। राजू ने किताब को हवा में लहराते हुए कहा, अरे वाह, ये तो सच में किताबें हैं और तू सोच रहा था कि हमें बेवकूफ बना लेगा। रामू ने गिड़गिड़ाकर कहा, प्लीज ये मुझे लौटा दो, ये मेरी जिंदगी है। लेकिन वो सब हंसने लगे। जिंदगी? तेरी जिंदगी तो प्लेटफॉर्म पर भीख मांगने में है, समझा? किताबें पढ़कर तू क्या कलेक्टर बनेगा? रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूरी ताकत लगाकर किताबें छीनने की कोशिश की लेकिन राजू ने उसे जोर से धक्का दे दिया। वो गिर पड़ा। उसका माथा फट गया और खून बहने लगा। इतने में अचानक वही बूढ़ा फिर आ गया। उसकी आंखें इस बार और भी डरावनी लग रही थी। राजू और उसके साथी पल भर को डर गए। उन्हें लगा जैसे सचमुच उनके हाथ जलने लगे हों। घबराकर किताबें फेंक दी और वहां से भाग खड़े हुए। रामू ने कांपते हाथों से किताबें उठाई और बूढ़े को देखा। उसकी आंखों में सवाल था, आप हर बार सही समय पर कैसे आ जाते हैं? बूढ़ा हल्की मुस्कान देकर बोला, जब तू सच्चे दिल से मेहनत करता है तो भगवान भी तेरे साथ खड़ा हो जाता है, समझा? रामू ने सिर हिलाया। उसकी आंखों से खून टपक रहा था लेकिन वो किताबें पकड़कर खड़ा हो गया। उस रात उसने कसम खाई, अब चाहे जान भी चली जाए मैं इन किताबों को छोड़ूंगा नहीं। यही मेरी असली दौलत है। अगले हफ्तों में रामू ने एक नया रूटीन बना लिया। सुबह सुबह अखबार बांटना, फिर दफ्तर की सफाई करना, शाम को आंटी के घर काम करना और रात को प्लेटफॉर्म की ट्यूबलाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करना। उसकी आंखें लाल हो जाती, शरीर थककर चूर हो जाता, लेकिन किताबें खोलते ही उसमें नई जान आ जाती। धीरे धीरे उसने गणित के सवाल हल करने शुरू किए, अंग्रेजी के शब्द याद करने लगा। लेकिन ये सब आसान नहीं था। कई बार जब वो पढ़ाई करता, प्लेटफॉर्म के लोग उसे ताने मारते, अरे पंडित जी अब तो बाबू बनेंगे, पढ़ लिख कर भीख मांगना बंद करोगे? रामू सुनता लेकिन चुप रहता। उसके अंदर अब एक आग जल चुकी थी। फिर आया पहला बड़ा इम्तिहान। दफ्तर में एक दिन अचानक एक क्लर्क बीमार पड़ गया। मैनेजर ने सबको बुलाया और कहा, किसी को अर्जेंटली इस रिपोर्ट को टाइप करना है, नहीं तो बॉस नाराज हो जाएंगे। सब लोग अपने अपने बहाने बनाने लगे। तभी रामू धीरे से बोला, साहब मैं कोशिश कर सकता हूँ। सभी हंस पड़े। अरे तुझे टाइपिंग आती है? रामू ने शर्माते हुए कहा, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है। मैनेजर ने सोचा कि वैसे भी और कोई तैयार नहीं है तो क्यों ना इसे एक मौका दिया जाए। उन्होंने टाइपराइटर की ओर इशारा किया। ठीक है, देखो कितनी हिम्मत है। रामू बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे लेकिन जैसे ही उसने टाइप करना शुरू किया, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो धीरे धीरे लेकिन सही सही टाइप कर रहा था। शब्द साफ थे, वाक्य पूरे थे। बीच बीच में गलती भी होती लेकिन वो तुरंत सुधार देता। आधे घंटे में उसने पूरी रिपोर्ट टाइप करके रख दी। मैनेजर ने पढ़ी और चौंक गए, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। सब लोग हैरान रह गए। अब वही लोग जो उस पर हंस रहे थे तालियां बजाने लगे। रामू के लिए ये सबसे बड़ा इनाम था। उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली संघर्ष तो अब आने वाला था। उस रात जब वो किताबों के साथ बैठा था, बूढ़ा फिर आ गया। इस बार उसकी आवाज बहुत गंभीर थी। रामू अब तू सही रास्ते पर है, लेकिन याद रख आगे की राह आसान नहीं होगी। तू जितना ऊपर जाएगा उतना ही लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे। तैयार है? रामू ने किताबों को कसकर पकड़ लिया और कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। चाहे कितना भी बड़ा इम्तिहान हो, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। बूढ़े ने मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपाई और अंधेरे में गायब हो गया। रामू आसमान की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ख्वाब था, मुझे इस प्लेटफॉर्म से निकलकर उस ऊंचाई पर जाना है
लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही हफ्ते उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला है जो उसके सपनों की नींव तक हिला देगा। अगले हफ्ते की सुबह अखबार के पहले पन्ने पर खबर छपी, प्लेटफॉर्म के लड़के ने दफ्तर में दिखाई अनोखी काबिलियत। सब हैरान थे क्योंकि अखबार में उसी रामू का जिक्र था। वही लड़का जिसे सब हंसी का पात्र मानते थे आज खबर बन चुका था। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग भी अखबार पढ़ते हुए एक दूसरे को देखते रहे। रामू की आंखों से आंसू बहे, लेकिन ये आंसू हार के नहीं थे बल्कि जीत के थे। उसने समझ लिया किताबें ही उसकी असली ताकत थी और मेहनत ही उसकी पहचान।